रामू, तुमने सुना? अरे जमींदार ने अब हमारे खेतों पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। हाँ। क्या? ये क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे हाँ भाई हाँ, हम मेहनत कर करके यहाँ तक पहुंचे थे और ये ओह, अब तो सब चला गया। हाँ, ये कैसे हो गया सुखिया भाई? हमें इस जमींदार के खिलाफ कुछ करना होगा। मेरे हिसाब से हमें हमें मुखिया जी के पास जाकर बात करनी चाहिए। शायद वही हमारी मदद कर सकें। क्या बात है सुखिया, तुम सब यहाँ कैसे चले आए? अरे मुखिया जी, क्या बताएं हम। अरे जमींदार ने हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। उसने हमारी सारी जमीन अपने नाम कर ली है। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। हमारे पास अब दूसरा कोनो रास्ता नहीं बचा मुखिया जी। अगर हम खेती नहीं कर पाएंगे तो क्या खाएंगे, आप ही बताइए। ठीक है ठीक है, आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम सब मिलकर जमींदार के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए। जमींदार साहब, हम आपसे एक विनती करने आए हैं। कृपया हमारी जमीनें हमें वापस कर दें, विनती है आपसे। अरे भैया, मेरे प्यारे भोले भाले गांव वासियों, ये बताओ, तुम लोगों ने मुझसे कर्ज लिया था जो, उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? हैं? हाँ, तो अब जमीनें किसकी हुई? मेरी हुई ना। फिर जमींदार साहब, वो बात ठीक है कि हमने आपसे कर्ज लिया था, लेकिन हम सब गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके ही गुजारा करते हैं। कृपया कृपया हमारी जमीनें लौटा दीजिए। हाँ, जमीनें लौटा दीजिए, ज्यादा बातें मत करो मुझसे। हैं? तुम लोगों के पास अगर पैसे हैं तो कर्ज चुकाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। सीधी बात भैया, समझे? निकलो यहाँ से। हाँ विमला, जमींदार ने तो हमारी एक ना सुनी। अब हम क्या करेंगे? ये तो बहुत बुरा हुआ। हमारे पास तो बस खेती बाड़ी का सहारा था। अब बिना जमीन के हम कैसे जिएंगे? हाँ, यही सोच सोच कर तो मेरा बुरा हाल हो जा रहा है विमला। एक तो वैसे भी हमारे पास बहुत ही कम खेती थी, मगर जैसे भी थी उससे हमारा किसी भी तरह से गुजारा चल जाता था। अब वो ज़मीन भी हमसे छीन गई। इससे तो हमारा जीवन मुसीबत से भर जाएगा। तुम सही कहती हो विमला। और हम इस मुसीबत भरे जीवन को कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे? विमला, मुझे लगता है कि हमें राजा विक्रम से मदद लेनी चाहिए। वो न्याय प्रिय हैं, शायद हमारी बात सुन ले। क्या कहती हो? तुम सही कह रहे हो सुखिया। एक बार कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मेरा नाम सुखिया है महाराज। मैं एक छोटे से गांव का गरीब किसान हूँ। जमींदार ने हमारी सारी जमीनें छीन ली हैं महाराज। मैं आपके पास न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ महाराज। विनती स्वीकार कीजिए, दया कीजिए। देखो, ये गरीब किसान हमारे सामने क्या मांगने आया है। तो तुम लोग गरीब हो। सुखिया, मेरे पास तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या आप हमें इस तरह अकेला छोड़ देंगे महाराज? बकवास मत करो और मेरे दरबार में मुझसे बहस भी मत करो। बाहर निकलो यहां से। सैनिकों, ले जाओ इसे। तुम्हारी जैसी परेशानियों में उलझने का मेरे पास समय नहीं है। अरे अपने भाग्य को कोसो और भागो यहां से। अरे भाग्य ने जितना दिया है उससे ज्यादा भला मैं क्या कर सकता हूं? महाराज, मेरे परिवार में खाने को कुछ नहीं है। आपके राजकुमार आदित्य फलों को खाने के साथ साथ बर्बाद कर रहे हैं और महाराज हम लोग भूखे हैं। ये महल है, गरीबों का झोपड़ा नहीं, जहां तुम्हारे जैसे लोग अपनी शिकायतें लेकर आए। सैनिकों, इस आदमी को धक्के मारकर बाहर निकालो। ले जाओ यहां से। सुखिया अब जमींदार की गुलामी में जीवन बिता रहा था। वक्त गुजरता है और इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं। सुखिया का बेटा अशोक अब 20 साल का नौजवान हो चुका था और युद्ध कला में निपुण था। पिताजी, आप तो एक किसान हैं, फिर भी आपने मुझे युद्ध कौशल क्यों सिखाया? हाँ अशोक बेटा, ये दुनिया गरीबों के लिए आसान नहीं है। हमें अपनी रक्षा के लिए ताकतवर बनना होगा। पिताजी, आप मुझे हमेशा युद्ध सिखाते हैं। क्या मुझे इन चीजों की कभी जरूरत पड़ेगी? समय आने पर तुम सब समझ जाओगे मेरे बेटे। हमें न्याय के लिए लड़ाई लड़नी ही होगी। अशोक, जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, ये दुनिया तुम पर अत्याचार करती रहेगी। हमें अपना हक पाने के लिए खुद को तैयार करना होगा। पिताजी, मेरा सवाल फिर से वही है। ये तलवारबाजी क्यों पिताजी, क्यों? हम तो किसान हैं ना, हमें तो हल चलाना है। मुझे इन सब की जरूरत क्यों पड़ेगी? भला किसानी में तलवारबाजी की क्या आवश्यकता? बेटा, एक सच्चा किसान वो है जो सबसे पहले अपनी मिट्टी की हिफाजत कर सके। मैं फिर कहता हूं, सुनो सुनो सुनो, राजा विक्रम एक विशेष प्रतियोगिता आयोजन कर रहे हैं। जो भी योद्धा राजकुमार आदित्य को हरा देगा, उसे सोने की थाली भेंट की जाएगी। सुनो सुनो सुनो। अरे, ये तो बड़ी बात है। क्या हमारे गांव का कोई इस प्रतियोगिता में भाग लेगा? पर हम में से कोई इतनी कुशलता रखता है क्या?
आखिरकार राजकुमार तो महाराज के पुत्र है, कोई साधारण योद्धा तो है नहीं। ये हमारे लिए एक मौका है। मैं अशोक से बात करूंगा। अशोक, बेटा अशोक, तुम्हें प्रतियोगिता की घोषणा पता चली? हाँ पिताजी, पर उससे हमें क्या? हम तो एक आम किसान हैं और भला राजकुमार से लड़ना इतना आसान नहीं होगा पिताजी। बेटा, यह सिर्फ प्रतियोगिता नहीं है, यह हमारे लिए न्याय पाने का अवसर है। अगर तुम इस प्रतियोगिता को जीतते हो तो राजा को हमें सुनना ही होगा। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूं और राजकुमार को हराऊं? हाँ अशोक, बिल्कुल, पर हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए। अगर तुम जीत गए तो राजा से बस एक विनती करना है। विनती? कैसे विनती? राजा से कहना कि वो और उनका परिवार हमारे गांव में आकर कुछ समय बिताएं, तभी उन्हें हमारी कठिनाइयों का अंदाजा होगा। पिताजी, मैं आपकी बात समझ गया और अब मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। कौन है वो बहादुर जो मुझसे टक्कर लेने आया है? बुलाओ उसको। राजकुमार, नमस्ते। मैं आपके साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूं। मैं केशव नगर का एक किसान हूं। एक किसान का बेटा भला मुझसे क्या मुकाबला करेगा? लगता है किसी ने तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं करवाया। क्यों? राजकुमार, ताकत की परिभाषा कुशलता और समर्पण में होती है। चलिए देखते हैं। अशोक अशोक अशोक, तुमने ना केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपनी बहादुरी से हमें प्रभावित किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ, तुम्हें इनाम क्या चाहिए? बोलो। महाराज, महाराज, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपके दौलत की जरूरत नहीं है। बस आपसे एक विनती है। अच्छा, कहो अशोक, तुम्हारी क्या विनती है? महाराज, मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार हमारे गांव में 1 महीने के लिए रहे। जैसे हम रहते हैं वैसी ही सादगी में रहे। केवल तभी आप हमारे दुख दर्द को समझ सकेंगे। यही विनती है महाराज। क्या हम एक गांव में ये कैसी मांग है? महाराज, ये एक साहसिक कदम होगा। प्रतियोगिता का नियम है, जो जीतने वाला इच्छा करेगा, राजा को तो वो इच्छा माननी ही होगी, क्योंकि राजा भी राज्य के कानून के अधीन आते हैं। सोच लीजिए। ये सच है। अगर मुझे अपनी प्रजा का दुख समझना है तो उनके साथ उनका जीवन जीना होगा।
पिताजी, पर हम वहाँ रह कैसे सकते हैं? वहाँ की सुख सुविधाएं हमारे महल जैसी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बेटा आदित्य, हमें इसकी बात माननी ही होगी, नहीं तो दूसरे राज्य के राजा ये कहकर हमारा मजाक उड़ाएंगे कि राजा विक्रम एक साधारण पुरुष की इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। ठीक है अशोक, मैं तुम्हारी ये विनती स्वीकार करता हूं। हम तुम्हारे गांव में आकर कुछ समय बिताएंगे, ठीक है? महाराज, हमारे गांव में आपका स्वागत है। आइए महाराज, आइए आइए आइए। यहाँ का जीवन उतना आसान नहीं है जितना महल में होता है। अब हमें यही देखना है सुखिया। हमने अब तक अपनी प्रजा के दुख को दूर से भी नहीं देखा, अब हम करीब से देखेंगे। यहाँ तो साफ पानी के लिए भी मीलों पैदल चलना पड़ता है। ये लोग इतनी कठिनाई में कैसे जीते हैं? रुक्मणी, शायद ये इनका दैनिक जीवन है। इनके पास ना तो हमारी तरह सुविधाएं हैं, ना ही आराम। यही इनका संघर्ष है। पिताजी, यहाँ के बच्चों के पास तो खेल खेलने के भी साधन नहीं है। वो देखिए ना, मिट्टी में खेलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं और उनके पास फटे पुराने कपड़े हैं। जी 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 जी, कितने गंदे हैं ये लोग। महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जमींदार ने हमारी सारी जमीन छीन ली है और अब हम मजदूरी करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। महाराज, हमने कर्ज लिया था, पर उस जमींदार ने इतना सूद लगा दिया कि हम चुका ही नहीं सके। अब हमारे पास कुछ ना बचा महाराज, कुछ ना बचा। ये तो सरासर अन्याय हुआ। हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि हमारी प्रजा ऐसी कठिनाई में भला जी कैसे रही है। सुखिया, मैं समझता हूं कि यहां के लोग कैसे कठिन परिस्थितियों में जीते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मैंने देखा है, सब कुछ देखा। महाराज, अब हम आपसे क्या छुपाएं, यही हमारा जीवन है। अब तो बस रहते रहते आदत सी हो गई है, लेकिन आपकी उपस्थिति से हमें आस है कि हमारे जीवन में कुछ सुधार हो सकता है। बस और कुछ नहीं कहेंगे। महाराज, मैंने यहाँ के लोगों की सहनशीलता देखी है। इतना कठिन जीवन जीते हुए भी उनके चेहरे पर संतोष है। शायद हमें इनके लिए कुछ करना ही होगा। पिताजी, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। मुझे लगता है कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? गांव वालों, मैंने तुम्हारे जीवन को करीब से देखा है। यह अनुभव मेरे लिए आंखें खोलने वाला रहा है।
मैंने तय किया है कि अब से तुम्हें जमींदार के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। महाराज, क्या सच में आप हमारे लिए कुछ करेंगे? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हां, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी जमीनों पर जो कर्ज है वो मैं खुद माफ करूंगा। अब से कोई भी जमींदार या साहूकार तुम पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। महाराज, आपने हमारे लिए जो किया है उसका हम जीवन भर आभार मानेंगे। आप ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। पिताजी, मैं भी इन लोगों के संघर्ष में इनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य में हर जगह इसी तरह का न्याय हो। जमींदार, तुम्हारे अत्याचार के दिन खत्म हुए। अब से तुम इस गांव के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं करोगे। उनकी जमीनें और उनकी मेहनत उनकी अपनी है। तुम्हें इनसे कुछ भी हड़पने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज 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 महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफी महाराज, माफी। मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूं कि तुम अपने कृत्यों के लिए प्रायश्चित कर सको। अगर तुम अपनी जमीनें इन किसानों को लौटाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा करने का सोचूंगा। बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब से ये किसान अपनी जमीन के स्वयं मालिक होंगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पिताजी, हमने जो सोचा था वो सच में हो गया। हमें न्याय मिल गया। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और हमारे संघर्ष का फल है। राजा विक्रम जैसे न्यायप्रिय शासक ने हमें सही मायनों में अपना हक दिलाया है। तुम लोगों की सादगी और मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम अपने महल में तुम्हारी कठिनाइयों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब हमें तुम्हारी संघर्ष की सच्चाई का एहसास हो गया है। ये मेरा कर्तव्य था। एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और उनके अधिकारों की हिफाजत करे। महाराज, आपने जो हमारे लिए किया है उसके हम ऋणी रहेंगे। आप हमारे सच्चे रक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। तुम्हारी भलाई में ही मेरी सफलता है। हमेशा इसी तरह एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करना।